हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेस सीखकर में, जहां अपन चर्चा कर रहे थे 12th बायोलॉजी लेसन 4 पार्ट फर्स्ट अपन ने देख लिया था, जिसमें अपन ने मुख्य रूप से दो विधियों के बारे में देखा था। जो मुख्य एक तो अनिषेक बीजता के बारे में अपन ने पढ़ा था और एक असंग जनन यानी पादप जनन की विशिष्ट विधियों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो पार्ट फर्स्ट में असंग जनन और अनिषेक बीजता के बारे में देखा था। आज का जो वीडियो उसमें अपन सूक्ष्म प्रवर्धन और बहुभ्रूणता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में चालू करता हूँ मैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कल से आगे अपन चर्चा करते हैं। तो अपनी थर्ड जो विधि रहेगी, हेडिंग वह क्या होगी? सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन। तो देखिए, इसमें ये क्या होता है? वन्य पादप, औषधीय पादप एवं व्यावसायिक रूप से अन्य महत्वपूर्ण पादपों के वृहत स्तर पर प्रवर्धन हेतु सूक्ष्म प्रवर्धन विधि अत्यधिक उपयोगी होती है। यानी वन्य पादप, औषधीय पादप एवं व्यावसायिक रूप से अन्य महत्वपूर्ण पादपों के वृहत स्तर पर प्रवर्धन हेतु सूक्ष्म प्रवर्धन विधि जो है वह काफ़ी उपयोगी मानी गई है। इस विधि का विस्तृत अध्ययन आगे जो अध्याय आएगा अपन उसमें वहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि पादप प्रजनन की इस आधुनिक तकनीक में पादपों के जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लास्ट, कोशिका, ऊतक, अंगों तथा संपूर्ण तंत्र को पृथक करके उन्हें रासायनिक रूप से ज्ञात उचित संवर्धन माध्यम पर निर्जमीकृत एवं नियंत्रित अवस्थाओं पर संवर्धित किया जाता है। तो अपन नोट्स लिखेंगे तो वहाँ पर यहीं से लिखना चालू करेंगे कि पादप प्रजनन की इस आधुनिक तकनीक में पादपों के जीवद्रव्य, कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों तथा संपूर्ण तंत्र को पृथक करके उन्हें रासायनिक रूप से ज्ञात उचित संवर्धन माध्यम पर निर्जमीकृत एवं नियंत्रित अवस्थाओं पर संवर्धित किया जाता है। आगे देखेंगे कि इन कोशिकाओं तथा ऊतकों से पात्रे संवर्धन इन विट्रो कल्चर द्वारा केलस या प्ररोह का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं अथवा ऊतकों से पात्रे संवर्धन द्वारा केलस या प्ररोह का निर्माण होता है। केलस में विभेदन एवं प्ररोह में जड़ जनन द्वारा नवोद्भिद पादपों का विकास होता है। नवोद्भिद जो पादपों का विकास यहाँ पर होता है। इस पात्रे संवर्धन तकनीक द्वारा विकसित पादपों को दृढ़ीकृत एवं वातानुकूलित कर प्राकृतिक आवासों में स्थापित भी किया जा सकता है। आवासों में अपन मानते हैं कि स्थापित उन्हें किया जा सकता है। और पादप प्रजनन की यह विधि क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है, क्योंकि इस विधि द्वारा कम समय व सीमित स्थान में असंख्य पादपों को विकसित किया जा सकता है। इस तकनीक पर बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस विधि द्वारा रोगमुक्त व आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप जैसे आर्किड, ग्लेडियोलस, गुलदाउदी और जो आर्किड, ग्लेडियोलस और गुलदाउदी आदि पादपों का वृहत स्तर पर क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। तो ये नॉर्मल डेफिनेशन सूक्ष्म प्रवर्धन की थी। तो अब देखिए सूक्ष्म प्रवर्धन होता है क्या है, शॉर्ट रूप में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है? पादप प्रजनन की यह एक आधुनिक टेक्निक मानी गई है। इसमें जो पादप के जो जीवद्रव्य या प्रोटोप्लास्ट होते हैं, या पादप की कोई सेल्स होती है, या कोई टिश्यू या ऊतक होते हैं, या कोई अंग या अपन मानते हैं उसके संपूर्ण तंत्र को पृथक कर लिया जाता है। और पृथक करके यानी पादप से पृथक कर लेंगे और उन्हें एक रासायनिक उपचार दिया जाता है। रासायनिक रूप से उपचार एक संवर्धन माध्यम पर रखा जाता है उन्हें, और उन्हें निर्जमीकृत किया जाता है, यानी उनकी अशुद्धियों को क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। तो वह टेक्निक सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। अब इस टेक्निक में अपन कहते हैं कि उनको निर्जमीकृत एवं नियंत्रित अवस्थाओं संवर्धित का कार्य किया जाता है। केलस व प्ररोह का निर्माण किया जाता है
तो केलस व प्ररोह अपन कह सकते हैं कि जिनमें सूक्ष्म प्रवर्धन की क्रिया अपन करवा रहे हैं तो वह पादप का अंग क्या कहलाता है, केलस या प्ररोह के नाम से अपन उसे जानते हैं। इस टेक्निक के द्वारा क्या कर सकते हैं कि जो विकसित जो पादप होते हैं ना उनमें वातानुकूलित बना सकते हैं, उन्हें विकसित जो पादप होते हैं उनको वातानुकूलित बना सकते हैं और नेचुरल रूप से प्राकृतिक आवासों में स्थापित भी कर सकते हैं। यही विधि क्या कहलाती है, सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। इसमें जो समय होता है वह नेचुरल की तुलना में कम लगता है, नेचुरल जो प्लांट विकसित होता है उससे कम समय अपन देखते हैं कि इसमें लगता है और सीमित स्थान में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। और इस टेक्निक का अपन माने तो बाहरी वातावरण पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस विधि द्वारा रोग मुक्त और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप जैसे आर्किड, ग्लेडियोल्स आदि गुलदाउदी ये प्राप्त किए जा रहे हैं। तो ये था सूक्ष्म प्रवर्धन। अब सूक्ष्म प्रवर्धन में एक टॉपिक अपने दे रखा है बहुभ्रूणता, तो हेडिंग लगाएंगे अपन बहुभ्रूणता यानी कि पोली एम्ब्रियो, बहु यानी बहुत से, भ्रूणता यानी भ्रूण का निर्माण होना। सामान्य तौर पर अपन क्या कहते हैं, एक बीज के अंदर एक ही भ्रूण पाया जाता है, किंतु कभी कभी अपन देखते हैं एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण भी हो जाता है, तो उस क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुभ्रूणता, पादपों में सामान्यतः एक बीज में एक ही भ्रूण पाया जाता है, परंतु कभी कभी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण भी विकसित हो जाते हैं। अतः एक ही बीजांड बीज या निषेचित अंड में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की, एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता कहलाती है। दोबारा बताना चाहूंगा कि सामान्य तौर पर एक बीज में एक ही भ्रूण पाया जाता है पादपों में, किंतु कभी कभी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण भी विकसित हो जाते हैं, जिससे एक ही बीजांड बीज या निषेचित अंड में एक से अधिक भ्रूण क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। बहुभ्रूणता जो होती है वह पादपों एवं जंतुओं दोनों में पाई जाती है। बहुभ्रूणता पादपों व जंतुओं दोनों में देखने को मिलती है। सन 1719 में संतरा के बीज में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बहुभ्रूणता का पता लगाया था। अनावर्त बीजी पादपों में बहुभ्रूणता एक सामान्य लक्षण होता है, यानी कि जो अपन कहते हैं जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनमें बहुभ्रूणता ज्यादा देखने को मिलती है, उनका सामान्य लक्षण है, जबकि आवर्त बीजी पादपों में यह कुछ ही वंशों में पाई जाती है। यानी कि बहुभ्रूणता मुख्य विशेषता जिम्नोस्पर्म की होती है, लेकिन कुछ आवर्त बीजी प्लांट में भी अपन देखते हैं कि यह पाई जाती है। कुछ वंश जैसे नींबू, जामुन, तंबाकू, प्याज, क्रोटेलेरिया आदि, इनमें भी बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। इन अधिकांश पादपों में बहुभ्रूणता की स्थिति में एक स्वस्थ बीज में एक ही भ्रूण परिपक्व हो पाता है। शेष भ्रूण क्या होते हैं, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी भ्रूण बनेंगे तो बहुत सारे, लेकिन जब वह डेवलप होंगे तो केवल एक ही पूर्ण रूप से डेवलप या परिपक्व होता है। शेष क्या होंगे, विकसित होते होते धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ पादप अगर देखें, जैसे वेंडा जो कि एक अधिपादप है, में बीज अंकुरण के समय एक से अधिक परिपक्व भ्रूण भी पाए जाते हैं। कुछ पादप जैसे वेंडा जो होता है उसमें एक अधिपादप मानते हैं इसे, दूसरे पादप के ऊपर उगता है, में बीज अंकुरण के समय एक से अधिक परिपक्व भ्रूण भी पाए जाते हैं। ये यहाँ पर बहुभ्रूणता प्रदर्शित भी की गई वेंडा पादप में, अपने देखते हैं ये बहुभ्रूणता के द्वारा प्रदर्शित। तो डायग्राम तो अपने को नहीं बनाना है, लेकिन आपको दिखाने के लिए। फिर अपन देखेंगे कि जो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनमें बहुभ्रूणता का कारण क्या होता है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, बहुभ्रूणता अनावर्तबीजी पादपों का सामान्य लक्षण होता है, जबकि आवर्तबीजी पादपों में यह कुछ निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। तो जिसमें पहला कारण दे रखा है प्राक भ्रूण के विदलन से, यानी कि फर्स्ट कारण क्या दे रखा है, प्राक भ्रूण जो होता है, यानी जो एक भ्रूण बनता है ना उसमें विदलन हो जाता है, तो उससे अपन मान सकते हैं कि यह क्रिया होती है। दूसरी दे रखी है भ्रूणकोश में अंडकोशिका के साथ साथ किसी अन्य कोशिका से भी भ्रूण का विकास हो जाता है। यानी कि जो भ्रूणकोश होता है उसमें अंडकोशिका से तो अपन मान सकते हैं कि भ्रूण का विकास होगा निषेचन से, लेकिन उसके साथ साथ कोई अन्य कोशिका भी भ्रूण के विकास में सहायक
हो जाती है। थर्ड दे रखा है एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोषों के विकास से भी अपन मानेंगे कि ज्यादा भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। और चौथा दे रखा है बीजांड की बीजाणुद्विद कोशिकाओं की सक्रियता से भी एक से अधिक भ्रूण बनते हैं। तो ये जो चारों पॉइंट दे रखे हैं उनके बारे में अब अपन थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। तो फर्स्ट हो गया, अपन बात करेंगे विदलन बहुभ्रूणता। अब ये विदलन बहुभ्रूणता क्या होती है देख लीजिए। फर्स्ट नंबर विदलन बहुभ्रूणता। तो इस प्रकार की बहुभ्रूणता में जो युग्मनज बनता है, युग्मनज कहाँ बनेगा? भ्रूणकोश के अंदर। एक तो नर युग्मक आया था प्रागनलिका से और एक हो जाएगी अंडकोशिका, दोनों में संलयन हुआ तो क्या बना? युग्मनज बना। तो वह युग्मनज या प्राक भ्रूण में विदलन होने से बीज में एक से अधिक भ्रूणों का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। तो उसे अपन विदलन बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। अब जो यूलोफिया नामक आर्किड होता है उसमें 3 प्रकार की विदलन बहुभ्रूणता पाई जाती है। यूलोफिया में 3 प्रकार की बहुभ्रूणता पाई जाती है। फर्स्ट, युग्मनज कोशिकाओं में अनियमित विभाजन द्वारा कोशिकाओं के एक पिंड का निर्माण होता है। युग्मनज कोशिकाओं में अनियमित विभाजन द्वारा कोशिकाओं के एक पिंड का निर्माण होता है जिसकी निभाग की तरफ स्थित कोशिकाओं की वृद्धि से अनेक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। यानी पहला कारण क्या दे रखा है कि जो युग्मनज सेल बनती है ना अपने 2n द्विगुणित में अनियमित विभाजन होते हैं जिससे कोशिकाओं के एक पिंड का निर्माण हो जाता है और उसके निभाग भाग वाले सिरे की जो कोशिकाएं होती है ना उनकी वृद्धि होती है और उस वृद्धि से अपन मानते हैं अनेक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। सेकंड कारण दे रखा है कि प्राक भ्रूण से कलिकाएं, यानी जो भ्रूण बनेगा नया उससे कलिकाएं या अतिवृद्धियां भी निकल आती है जिनसे भी अपन मान सकते हैं कि भ्रूण का निर्माण होता है। यानी युग्मनज से जो प्राक भ्रूण या नया भ्रूण बनेगा उससे भ्रूण कलिकाएं या अतिवृद्धियां निकल आती है जिनसे भ्रूण का विकास या निर्माण होता है। थर्ड, तंतुमय भ्रूण। इस प्रकार की बहुभ्रूणता में प्राक भ्रूण शाखित हो जाता है तथा प्रत्येक शाखा से भ्रूण का निर्माण होता है। दोबारा देखिए कि तंतुमय भ्रूण। तो इस प्रकार की बहुभ्रूणता में क्या होता है? जो प्राक भ्रूण होता है, नया भ्रूण बनता है युग्मनज से, उसमें शाखाएं उत्पन्न हो जाती है, वह बट जाता है, डिवाइडेशन हो जाती है। तो प्रत्येक शाखा से फिर क्या हो जाता है? भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो ये फर्स्ट था विदलन बहुभ्रूणता और यूलोफिया नामक आर्किड में 3 प्रकार की विदलन बहुभ्रूणता अपन ने देख ली है। अब सेकंड नंबर जो अपने दे रखा है कि अंडकोशिका के अतिरिक्त भ्रूणकोश की अन्य कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो वह देखिए अपने कैसे होगा अन्य निर्माण। तो इस प्रकार की बहुभ्रूणता में निषेचित या अनिषेचित सहायक कोशिकाएं, निषेचित या अनिषेचित सहायक कोशिकाओं से विकसित होने वाले भ्रूण, इस प्रकार की बहुभ्रूणता में निषेचित या अनिषेचित सहायक कोशिकाओं से क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है, या तो निषेचित या अनिषेचित सहायक कोशिकाओं से भ्रूण का विकास होता है। और निषेचित एवं अनिषेचित सहायक कोशिकाओं से विकसित होने वाले भ्रूण क्रमशः द्विगुणित, जिसका एग्जाम्पल एरिस्टोलोकिया ब्रैक्टिएटा, तथा अगुणित आर्जिमोन मैक्सिकाना होते हैं। तो इसमें जो सेकंड है, अंडकोशिका के अतिरिक्त भ्रूणकोश की अन्य कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण कैसे होता है? तो इस भ्रूणता में अपन क्या देखेंगे कि निषेचित या अनिषेचित जो सहायक कोशिकाएं होती है ना उनसे क्या होता है? भ्रूण का विकास हो जाता है। यानी मुख्य रूप से तो अपन कहते हैं अंडकोशिका से होता है, लेकिन इसके अलावा जो सहायक कोशिकाएं पाई जाती है उनसे भी भ्रूण बन जाता है, तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। अब ये निषेचित और अनिषेचित जो सहायक कोशिकाएं होती है ना इनसे विकसित होने वाले भ्रूण द्विगुणित भी हो सकते हैं, अगुणित भी हो सकते हैं। द्विगुणित का एग्जाम्पल तो अपने दे रखा है एरिस्टोलोकिया ब्रैक्टिएटा, और अगुणित का दे रखा है आर्जिमोन मैक्सिकाना। अब जो थर्ड है वह दे रखा है बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोशों का विकास होने से, यानी बीजांड में जब भ्रूणकोश ये एक से अधिक बन जाएंगे तो अपने को पता है प्रत्येक भ्रूणकोश में क्या होगा? निषेचन की क्रिया होगी और प्रत्येक में भ्रूण बनेगा। तो जब भ्रूणकोश की संख्या ज्यादा होगी तो भ्रूण की भी ज्यादा होगी। तो देखिए कुछ आवर्तबीजी पादप जैसे केजुराइना मोन्टाना
आदि में एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश बन जाते हैं। एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोशों का विकास हो जाता है तथा प्रत्येक भ्रूणकोश में उपस्थित जो अंडकोशिका होती है ना, उसमें निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है। इस प्रकार एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। इसमें क्या बताया कि अपने को पता है प्रत्येक जो भ्रूणकोश होता है उसमें एक अंडकोशिका होती है जो निषेचन में भाग लेती है, जिससे एक भ्रूण बनता है। अब यह कहा गया है कि आवर्तबीजी पादप जैसे केजुराइना मोन्टाना में एक बीजांड में जब भ्रूणकोश ही एक से ज्यादा बन जाएंगे ना, तो प्रत्येक भ्रूणकोश में क्या बनेगा, एक एक भ्रूण बनेगा, जिससे अपन कहेंगे कि भ्रूणकोश में उपस्थित अंडकोशिका निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण तो करती है, तो बीजांड में एक से अधिक क्या बन जाएंगे, भ्रूण विकसित हो जाएंगे। यानी जितने ज्यादा भ्रूणकोश होंगे उतने ही ज्यादा भ्रूण बन जाएंगे। चौथी बात यहाँ पर दे रखी है कि कभी कभी बीजांड में उपस्थित बीजांडकाय से भी अपन मान सकते हैं, कभी बीजांड में उपस्थित बीजांडकाय से भ्रूण का निर्माण, तो कभी कभी बीजांड में उपस्थित बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाएं होती है वह सक्रिय होकर भ्रूण का निर्माण कर लेती है, और इस प्रकार विकसित भ्रूण क्या कहलाता है, अपस्थानिक भ्रूण कहलाता है। यानी जिसमें बीजांडकाय या बीजांडकाय की जो सेल्स होती है वह अगर भ्रूण का निर्माण कर लेती है तो उसे अपस्थानिक भ्रूण कहते हैं, और बहुभ्रूणता की इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं, जिसके बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा था वीडियो में। अब बहुभ्रूणता की जो सार्थकता होती है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि उद्यान विज्ञान, कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी तथा पादप प्रजनन के क्षेत्र में बहुभ्रूणता की सार्थक भूमिका होती है। अब क्या क्या बहुभ्रूणता के उपयोग होते हैं वह देखिए। फर्स्ट दे रखा है, बीजांडकाय से विकसित होने वाले अपस्थानिक भ्रूण मातृपादप के समरूप होते हैं। यानी बीजांडकाय से विकसित होने वाले जो अपस्थानिक भ्रूण होंगे जिनका निर्माण अपन कहेंगे बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी सेल्स से होता है, जिन्हें अपस्थानिक भ्रूण कहते हैं, वे बिल्कुल मातृपादप के समरूप यानी जनक पादप के समान ही होते हैं। फिर सेकंड दे रखा है, बीजांडकाय से विकसित भ्रूणों से प्राप्त पादप ओज विग्योर से क्या होते हैं, भरपूर होते हैं, यानी कि ओजस्वी होते हैं, तेज पाया जाता है, इनमें अच्छे गुणों युक्त होते हैं। तो बीजांडकाय से विकसित भ्रूण से प्राप्त पादप ओज, तेजस्वी, अच्छे गुणों युक्त होते हैं। फिर थर्ड दे रखा है कि जो बीजांडकाय से विकसित भ्रूण रोग रहित होते हैं, बीजांडकाय से विकसित भ्रूण रोग रहित होते हैं, अतः नींबू की किस्मों के विषाणु रहित क्लोन बीजांडकाय संवर्धन से प्राप्त किए जा सकते हैं। बीजांडकाय से विकसित भ्रूण रोग रहित होते हैं, अतः नींबू की किस्मों के विषाणु रहित जो क्लोन होते हैं ना, वह बीजांडकाय संवर्धन से प्राप्त किए जा सकते हैं। चौथा दे रखा है, अगुणित भ्रूणों का कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। कि जो अगुणित भ्रूण होते हैं ना, उनका कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में पर मानते हैं कि महत्वपूर्ण उपयोग भी किया जाता है। फिर नंबर 5 दे रखा है कि इन अगुणित भ्रूणों को कोल्चिसिन द्वारा उपचारित कर समयुग्मकी वंशावली को विकसित किया जा सकता है, जिनके पादप प्रजनन के क्षेत्र में क्या होती है, एक मुख्य भूमिका होती है। तो इस प्रकार से अपन बहुभ्रूणता के कुछ मुख्य उपयोग या इनके क्या काम में आते हैं उनके बारे में देख सकते हैं। अब दे रखा है यहाँ पर अपने आगे चौथी जो विधि है अपनी, वह दे रखी है कायिक प्रवर्धन। तो बुक में अपने दे रखा है कि जो कायिक प्रवर्धन विधि का वर्णन अध्याय फर्स्ट में अपन ने विस्तार से कर लिया, और ये बिल्कुल सही भी है। जो फर्स्ट लेसन है पूरा कायिक प्रवर्धन पर आधारित है, अपन ने भी कायिक प्रवर्धन वहाँ पर पढ़ा था, तो यहाँ पर अपने को ज़्यादा नहीं करना है। कायिक प्रवर्धन आप लोगों को यहाँ पर हेडिंग लगानी है कायिक प्रवर्धन, और कायिक प्रवर्धन के बारे में आपको बताया हुआ है कि कायिक प्रवर्धन जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का आपको बताया। फर्स्ट कौन सा होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है, और दूसरा कौन सा होता है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है। इन दोनों के बारे में अपन लिख लेंगे, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन की डेफिनेशन आप फर्स्ट पार्ट से यहाँ नोट्स में लिख सकते हो। फिर प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंग बताए थे आपको, प्राकृतिक के कौन कौन से थे, तना के द्वारा,
जड़ के द्वारा ये क्रिया हो रही थी, फिर पत्ती के द्वारा क्रिया हो रही थी, फिर अपन कह रहे थे जो जन्नांग पाए जाते हैं उनके द्वारा हो रही थी। और कृत्रिम की अगर अपन बात करें तो इसमें जो विधियाँ थी वह एक तो स्तंभ कर्तन विधि थी, कर्तन विधि अपन मानते हैं जिसमें स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। दूसरी थी दाब लगाने की जो विधि थी जिसमें टिल्ला दाब विधि थी, वायु दाब या गुठी लगाना। और थर्ड विधि कौन सी थी अपनी, रोपण विधि थी। तो ये विधियां दे रखी थी अपने इसके अंदर, तो इनके नाम लिखकर आप नोट्स में छोड़ देंगे और वहीं से अपन इनकी डिटेल पढ़ लेंगे। तो इसी के साथ अपना चौथा लेसन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो लेसन का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। जो चैनल पर पहली बार आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीछे के सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे लेसन 4 के जो पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन है उनके ऊपर और कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।